रात का सन्नाटा पसर चुका था। अजीब सी शांति हो चुकी थी। लेकिन उस भयानक शांति को चीरते हुए बहू नव्या की सिसकियां उस माहौल में गूंज रही थी। घर में और सदस्य भी मौजूद थे, लेकिन कोई भी उन सिसकियों को रोकने के लिए, नव्या को संभालने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलकर नहीं आ रहा था, क्योंकि शायद सब इस चीज़ की आदी हो चुके थे। अब तो ये हर रोज़ का किस्सा हो चुका था। आए दिन घर में नव्या की सिसकियां गूंजती रहती थी। नव्या आज से 7 साल पहले इस परिवार में बहू बनकर आई थी। घर में सास ससुर गगन जी और मधु जी, पति मयंक और ननद तनु थे। जब नव्या की शादी होकर इस घर में आई थी, उस समय वो पीजीटी की पोस्ट पर एक अच्छे स्कूल में जॉब करती थी। उसकी सैलरी भी 45,000 रुपये के लगभग थी। घर का माहौल ठीक था और उसे अपनी नौकरी जारी रखने के लिए इजाज़त थी, इसीलिए उसे ज़्यादा कोई परेशानी भी नहीं हुई। परिवार के लोगों की तरफ से उसे पूरा सहयोग था। मयंक भी एक एमएनसी में काम करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ समय बाद वो प्रेग्नेंट हुई और उसने अपने बेटे प्रतीक को जन्म दिया। कुछ समय तो वो मातृत्व अवकाश पर थी। फिर उसके बाद उसने अपनी नौकरी वापस ज्वाइन कर ली। सुबह वो अपना खाना बनाकर स्कूल जाती थी और पीछे मधु जी प्रिंस को संभाल लेती थी। घर की साफ सफाई के लिए हाउस हेल्प आती थी। सब कुछ सही चल रहा था कि 2 साल पहले गगन जी और मधु जी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि गगन जी तो उस हादसे में चल बसे, लेकिन मधु जी को इतनी चोटें आई कि 20 दिनों तक वो अस्पताल में ही रही थी। जब वापस आई तो उन्हें भी देखभाल की ज़रूरत थी। अब स्थिति ये थी कि घर में हर समय किसी न किसी का होना ज़रूरी था। हालांकि पैसों की भी ज़रूरत थी, क्योंकि मधु जी का इलाज चल रहा था और घर में 15 दिन का गगन जी का प्रोग्राम भी हुआ था। काफ़ी पैसा खर्च हो चुका था और अभी भी काफ़ी पैसा लगाना था। मयंक और नव्या ही पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़े थे, जबकि तनु की अभी अभी पढ़ाई पूरी हुई थी और उसने नई नई जॉब ज्वाइन की थी। पर अब मजबूरी थी। आखिर उसके बेटे को, मधु जी और पूरे घर को उसकी ज़रूरत थी। इस कारण आखिर नव्या को ही अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। खैर, नौकरी छोड़कर नव्या ने बहुत मेहनत से अपने तन मन से अपने घर को संभाल लिया। सुबह 5 बजे से उठकर वो जो घर के कामों में लगती तो पूरा दिन उसका कामों में ही निकल जाता। सुबह उठकर सबका नाश्ता बनाना, मयंक, तनु और प्रिंस का टिफ़िन तैयार करना, सबके सारे काम समय पर तैयार रखना, मधु जी को नहलाना धुलाना, उन्हें तैयार करना, उन्हें दवाई देना, उनका चाय नाश्ता सब पर समय पर देना, हर चीज़ का वो ध्यान रखती थी। तनु तो शाम को थकी हारी घर पर आती थी, इस कारण ज़्यादा कुछ मदद नहीं करा पाती थी। उसकी मेहनत ही थी कि धीरे धीरे मधु जी ठीक होने लगी थी, अपने पैरों पर खड़ी होने लगी थी। अपने छोटे मोटे काम तो वो खुद करने लगी थी। जब वो थोड़ी ठीक हुई तो पिछले साल तनु के लिए भी एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी भी करवा दी। तब भी मधु जी बैठकर सब काम बता रही थी और नव्या सब कुछ संभाल रही थी। लेकिन अभी 5 महीने से उसके और मयंक के रिश्ते में खटास आ चुकी थी। कारण मयंक का अजीब व्यवहार। अब वो ऑफिस से टाइम से घर नहीं आता। रात को कभी 1 तो कभी 2 बजे घर आता और कई बार तो दूसरे दिन ही घर पर आता। नव्या जब भी पूछती तो एक ही बहाना करता, ऑफिस में बहुत काम था, बिल्कुल फुर्सत ही नहीं मिलती। उसकी बात सुनकर नव्या कुछ कहती नहीं। आखिर उसे भी यही लगता था कि मयंक सच कह रहा है। लेकिन एक दिन मयंक बाथरूम में था। उस समय उसके मोबाइल की रिंग बज रही थी। वैसे तो नव्या कभी उसका मोबाइल उठाती नहीं थी, लेकिन पता नहीं कैसे उस दिन उसने उसका मोबाइल उठाया। उसके हेलो बोलने से पहले ही सामने से आवाज़ आई, अरे यार, कब तक आओगे घर पर? याद है ना, आज हमारी डेट है। पिछली बार की तरह लेट मत हो जाना। सुनकर नव्या सख्ते में आ गई। जब नव्या ने कुछ नहीं कहा तो सामने से फिर आवाज़ आई, अब जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? सॉरी, आप कौन बोल रही हो?
कांपते हुए होठों से नव्या ने कहा। लेकिन जवाब मिलने की जगह फ़ोन ही कट हो गया। उसके बाद नव्या ने मयंक का फ़ोन चेक किया तो उसे कोई नैना नाम की लड़की थी जिसने मयंक घंटों तक बात करता था। यहाँ तक कि उनके व्हाट्सएप चैटिंग पढ़कर नैना का दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया था। जब मयंक बाथरूम से बाहर निकला तो नव्या के हाथ में अपना मोबाइल देखकर एक पल के लिए तो वहीं ठिठक कर खड़ा रह गया। उसे देखकर नव्या ने कहा, ये नैना कौन है? कोई नहीं, हमारी कंपनी की क्लाइंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मयंक नज़रें नीचे किए हुए हड़बड़ाकर फटाफट तैयार होते हुए बोला, सचमुच सिर्फ क्लाइंट है? नव्या के सवाल को सुनकर मयंक कुछ नहीं बोला। फटाफट तैयार हुआ और बिना नाश्ता किए ही अपना मोबाइल और बैग लेकर रवाना हो गया। नव्या ठगी सी उसे जाती हुई देखती रह गई। उसके बाद मयंक नव्या से बचने लगा था। उस रात तो वो घर ही नहीं आया, लेकिन जब भी घर आता तो रात को लेट ही आता और आते ही फटाफट जाकर कमरे में सो जाता। लेकिन कुछ दिनों से नव्या अब सवाल करने लगी थी, लेकिन मयंक जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन एक रविवार सुबह जब सब लोग नाश्ता कर रहे थे, उस समय मयंक भी वहीं था और उसी समय नैना का फ़ोन आया। तो मयंक नाश्ता करता हुआ ही बीच में से उठकर बाहर चला गया। ये देखकर नव्या का दिमाग खराब हो गया और उस दिन उसने मधु जी के सामने ही मयंक से सवाल करना शुरू किया, आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे और नैना के बीच में? बताते क्यों नहीं हो मुझे? अचानक नव्या ने कहा तो मधु जी हैरानी से मयंक और नैना की तरफ देखने लगी। मयंक उठकर अंदर जाने लगा तो नव्या ने अंदर जाने ही नहीं दिया। ये देखकर मधु जी बोली, बहू क्या कर रही हो तुम? मम्मी जी, पूछिए अपने बेटे से कि क्या कर रही हूँ मैं। आखिर नैना कौन है? क्या रिश्ता है इनका उसके साथ? ये सुनकर मधु जी ने मयंक से नैना के बारे में पूछा तो मयंक ने नज़रें नीचे किए वहाँ से बाहर निकलने लगा। लेकिन नव्या दरवाजे पर खड़ी हो गई। बताओ मुझे, जवाब चाहिए मुझे। क्यों धोखा दे रहे हो तुम मुझे? आखिर कहाँ कमी रह गई थी हमारे रिश्ते में जो तुमने मेरे साथ ये धोखा किया? मुझे पसंद नहीं हो तुम अब। खुद को देखा है तुमने? क्या है तुम में ऐसा जो अब मैं तुमको पसंद करूं? मुझे मॉडर्न पत्नी चाहिए थी जो मेरे कदम से कदम मिलाकर चल सके, लेकिन तुम तो घरेलू महिला बनकर रह गई। अब तुम में वो अट्रैक्शन नहीं है। मुझे तुम्हें देखकर कोई फीलिंग्स नहीं आती, इसीलिए मुझे अब नैना पसंद है और अब मैं उससे ही शादी करना चाहता हूँ। आखिर झल्लाकर मयंक ने बोल ही दिया और नव्या को एक तरफ ढकेलता हुआ घर के बाहर निकल गया। उसकी बात सुनकर मधु जी स्तंभ खड़ी रह गई। नव्या तब ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसके बाद जब मयंक घर आया तो मधु जी ने मयंक को समझाने की पूरी कोशिश की। तब मयंक ने सीधा सा जवाब दिया, या तो आप अपना बेटा रख लो या फिर अपनी बहू को रख लो। मैं तो उसे तलाक दूंगा और नैना से शादी करूंगा। अब आप मुझे नहीं रोक सकते। अगर आप मेरा साथ दोगे तो आपका बेटा आपके पास ही रह जाएगा, वरना मैं शादी करके कहीं और चला जाऊंगा। ये सुनकर मधु जी चुप रह गई। अब तो घर में रोज़ ही हंगामा होने लगा था। जो भी मयंक को समझाने की कोशिश करता वो उसी से लड़ पड़ता। यहाँ तक कि तनु ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने तो पलटकर उसे भी जवाब दे दिया, तुझे आना है तो शराफत से आ, पर मुझे समझाने की कोशिश मत कर। और फिर उस दिन भी उसने नव्या पर हाथ उठाया था, ये कहकर कि तुम मेरी बहन के ससुराल में फ़ोन करके मुझे बदनाम कर रही हो। तभी नव्या काफ़ी रोई थी। आखिर उसके जवाब सुन सुनकर तनु और मधु जी ने बोलना ही छोड़ दिया। लेकिन आज मयंक ने नव्या पर फिर से हाथ उठा दिया तो नव्या ने मधु जी को मयंक को समझाने के लिए कहा। तब मधु जी ने जवाब दिया, मेरा तो इकलौता बेटा है बहू, मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे तो इसी के साथ रहना है। आखिर तुम्हारे लिए मैं अपने बेटे का साथ नहीं छोड़ सकती। अगर उसे नैना पसंद है तो मैं क्या कर सकती हूँ? अपने पति को तो तुम्हें वश में रखना चाहिए था। कहकर मधु जी ने बात को वहीं ख़त्म कर दिया। उसके बाद तो नव्या पूरी तरह से ही टूट चुकी थी।
काफ़ी देर रो लेने के बाद अपने आंसुओं को पोंछते हुए उसे भी अब ये बात समझ में आने लगी थी कि अब इस रिश्ते को ज़बरदस्ती खींचने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ एक तरफा कोशिश हो रही थी। अब तो मयंक के घर वालों ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया था कि मयंक को नैना पसंद है, तो फिर क्यों बेवजह यहाँ अपना समय ख़राब कर रही है। काफ़ी सोचने के बाद नव्या ने तलाक लेने का मन बना लिया और फिर उसने मयंक से इस बारे में बात की। सुनकर मयंक बहुत खुश हो गया। तो ठीक है, तलाक हम आपसी समझौते से लेते हैं, और रही बात गुजारा भत्ता देने की, तो मैं तुम्हें 4-5 लाख रुपए दे दूंगा। प्रिंस चाहे तो मेरे पास रह सक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गुजारा भत्ता तो तुम दे दोगे मयंक, लेकिन मेरे मुआवजे का क्या? नव्या ने कहा। सुनकर मयंक हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा और बोला, मुआवजा? कैसा मुआवजा? मैंने भी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए काफ़ी मेहनत की थी। जब मैं शादी होकर इस घर में आई थी तो एक अच्छी खासी नौकरी करती थी, पर तुम्हारे परिवार को संभालने के चक्कर में मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, अपना बना बनाया करियर छोड़ दिया। जिस समय मैंने नौकरी छोड़ी थी उस समय मेरी मासिक तनख्वाह 65,000 रुपये हो चुकी थी, जो इन 2 सालों में और बढ़ जाती। और अब इस मोड़ पर तुमने मुझे धोखा दिया है, तो मुझे मेरे इस नुकसान का मुआवजा चाहिए, जिसकी मैं हकदार हूँ। अचानक नव्या ने कहा तो मयंक के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कैसी बकवास कर रही हो तुम? भला कभी ऐसा होता है क्या? मयंक चिढ़ते हुए बोला। क्यों नहीं होता मयंक, ऐसा होता है, और सुप्रीम कोर्ट की नई व्यवस्था के अनुसार ऐसा ज़रूरी होता है। धोखा तुमने दिया, शादी तुम तोड़ना चाहते हो, पर इन सब में मेरा करियर तो बलि चढ़ गया। अब अगर मैं नौकरी की शुरुआत भी करती हूँ तो जिस जगह पर मैंने नौकरी छोड़ी थी उस जगह पर मुझे वो सैलरी नहीं मिलेगी, मुझे तो कम में ही नौकरी पर लगना पड़ेगा, नव्या ने कहा। यह सुनकर मयंक चिढ़ते हुए बोला, आ गई ना अपनी वाली पर तुम। सच ही कहा है किसी ने कि तुम औरतें सिर्फ पैसों के लिए ही रिश्ता जोड़ती हो। अच्छा, जब मैंने तुम्हारे परिवार की सेवा के लिए नौकरी छोड़ी थी तब तो मैं बड़ी आदर्श पत्नी और आदर्श बहू थी, और आज मैं अपने हक के लिए बोल रही हूँ तो तुम मुझे ये सब सुनाने लगे। खैर, जो भी सुनाना है सुनाओ, मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने मुझे बहुत मजबूत बना दिया है। अब अगर मुआवजा देते हो तो ठीक है, वरना मैं कोर्ट के ज़रिए अब लड़ूंगी। तुम्हें जो फैसला करना है कर लो, नव्या ने कहा और अंदर कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद नव्या अपने सामान के साथ प्रिंस का हाथ पकड़कर बाहर आई और अपने मायके रवाना हो गई। मयंक ने उसे मुआवजे के पैसे देने से इनकार कर दिया, तो आखिर उसने कोर्ट में केस लड़ा और कोर्ट की नई व्यवस्था के अनुसार उसे गुजारा भत्ते के साथ मुआवजा भी मिला, जो कि उसका हक भी था। इसके बाद नव्या ने दोबारा अपने करियर की शुरुआत की। हालांकि अब इतनी सैलरी नहीं थी, पर स्वाभिमान ज़रूर था, और प्रिंस की देखभाल भी अब वो खुद ही कर रही थी।